आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट नंबर 4 के बारे में, जो कि हमारी कॉम्प्लेक्सेशन के ऊपर बेस होने वाली है। अब देखो, अगर आप ये वीडियो यहाँ पे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो प्रिफर ना करो, क्योंकि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। बट अगर आप लोग यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो यहाँ पे हम लोगों ने इसमें यहाँ पे सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है अपने यूनिट 4 में, और यहाँ पे एक कंप्लीट यूनिट 4 की वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम के जस्ट 1-2 दिन पहले देख रहे हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बढ़िया है, बेस्ट है। और बाकी हमारी ये जो नोट्स है उसको मैंने आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था टेलीग्राम पे, बट आज भी हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अगर मन हो तो, और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में, तो देखो कॉम्प्लेक्सेशन अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज ही देखें तो कॉम्प्लेक्सेशन इज सिंपली डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स थ्रू कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस। देखो यहाँ पे सिंपली एक आप लोग ऐसे समझो कि मान लो कोई हमारा एक कंपाउंड है ए और एक कोई कंपाउंड है हमारा बी। अब अगर हमारे ए और बी के बीच में मान लो किसी तरह का यहाँ पे इंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, मान लो इनके बीच में कोई हमारा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, या फिर कोई हमारा नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन ही हो, जैसे हमारे बहुत ही कुछ वीक बॉन्ड्स होते हैं, यानी कुछ ऐसा हो कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ यहाँ पे कह सकते हो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले, यानी ये जो ए और बी थे ये यहाँ पे एक साथ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी दो कंपाउंड्स ने क्या किया, आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे एसोसिएट हो गए, यानी ज्वाइन होके यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्सेशन डेफिनेटली थोड़ा तो स्पेशल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक हमारा इसमें होता है जो हम लोग कह सकते हैं मेटल आयन, ठीक है, एक हमारा होता है मेटल और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे लीगेंड। तो मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में मेनली क्या होता है कि हमारा मेटल और लीगेंड के बीच में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग थोड़ा सा और बात करें, आई नो अभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। कॉम्प्लेक्स आर द कंपाउंड्स दैट मेनली इन्वॉल्व्स 2 कंपोनेंट्स, यानी कॉम्प्लेक्स हमारे वो देखो अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे ए और बी थे, अब ये दोनों जब मिल गए तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना, अब देखो जो देखो पहले क्या था कि ये दोनों अलग अलग थे, अब मिलने के बाद ये एक हो गया ना, तो ये जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे इनके बीच में हमारे मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है वो मेनली हमारे 2 कंपोनेंट के बीच में ही बनता है, पहला होता है लिगेंड, दूसरा होता है मेटल आयन। जैसे कि यहाँ पे ए और बी की बात करें तो इनमें से कोई हमारा मेटल होगा, कोई एक हमारा यहाँ पे लिगेंड होगा। अब यहाँ पे देखो दे आर फॉर्म बाय डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म। अब भाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता कैसे, तो जनरली क्या होता है, देखो जनरली यहाँ पे जैसे मान लो जो हमारा मेटल आयन है, ठीक है, तो जैसे ये मान लो ए हमारा हो गया मेटल और यहाँ पे बी हमारा हो गया लिगेंड। तो यहाँ पे होता क्या है, जनरली जो हमारा लीगेंड होते हैं, ठीक है, लीगेंड इनके पास, जैसे ये हो गया हमारा यहाँ पे लीगेंड हो गया, तो इनके पास होते हैं एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक्स्ट्रा नहीं होते, मतलब यहाँ पे ये क्या होता है कि मतलब ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। और ये जो हमारा मेटल होता है ये क्या होता है, तो मेटल के पास होती है यहाँ पे टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दैट लोन पेयर, यानी ये क्या कर सकता है, ये हमारे इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी यहाँ पे जब ये हमारा लोन पेयर डोनेट कर देता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है तो दोनों ही यहाँ पे थोड़ा बहुत कह सकते हो सेटिस्फाई हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और इसी फिनोमिना की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, दे आर फॉर्म बाय डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म, यानी कि एक यहाँ पे देखो क्या है, हमारा लीगेंड हो गया, डोनर हो गया, ठीक है, यानी ये डोनेट कर रहा है, और मेटल यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो यहाँ पे यही चीज़ हो गई हमारी डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म। और बाकी यहाँ पे द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आर कोवैलेंट बॉन्ड्स, वान डर वाल फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि इनके बीच में जो हमारी बॉन्ड्स होते हैं जनरली, यानी कि कौन कौन से बॉन्ड्स इनके बीच में होंगे, तो हमारा यहाँ पे जैसे कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, वान डर वाल फोर्सेज हो सकती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब ये सारे हमारे क्या होते हैं कि एक टाइप का बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो ये सारे हमारे एक बॉन्ड्स होते हैं, मतलब ये सारे काफ़ी वीक बॉन्ड्स होते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग जैसा कि समझ ही चुके हो कि हमारा लिगेंड डोनर होता है, मेटल आयन एक्सेप्टर होता है, और यहाँ पे इन दोनों के डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म से जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसी को हम लोग यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में, यानी कॉम्प्लेक्सेशन कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले देखो क्या होता है, जो हमारा लिगेंड होता है, ठीक है, तो ये हमारा लिगेंड है, तो इसका जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो ये हमारी ऑर्बिटल की थोड़ी स्टोरी है। तो ऑर्बिटल हमारा ओवरलैप कर लेता है हमारे इम्पटील जो हमारा मेटल आयन होता है उसके ऑर्बिटल को, और उसके बाद क्या होता है, हमारा लिगेंड डोनेट्स करता है इलेक्ट्रॉन पे। मतलब ये कुछ नहीं है, एक सिंपल सा है, बाकी सिंपल यही चीज़ हो रही है कि हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे, मतलब ये कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि फिर हमारा मेटल आयन इसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है बाई कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। यार देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होते हैं तो यहाँ पे हमारा मेनली कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन। बाकी हम लोग बात करें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में, तो यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्सेशन को मेनली हम लोग यहाँ पे 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें पहला हो गया मेटल, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक और तीसरा हो गया इंक्लूजन ऑक्लूजन। अब देखो इनके अंदर भी हमारे कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेटल आयन की बात करें तो हमारे कुछ ये सारे सब टाइप्स हो गए, जैसे इनऑर्गेनिक, चिलेट्स, ओलिफिन, ऑरोमेटिक, और यहाँ पे ऑर्गेनिक में भी हमारे कुछ सब टाइप्स हो गए, जैसे कि हमारा क्यून हाइड्रोन, पिक्रिक एसिड, कैफीन कॉम्प्लेक्स, पोलाइमर टाइप, और फिर हमारा इंक्लूजन ऑक्लूजन में भी हमारा जैसे चैनल लैटिस हो गया, लेयर टाइप, क्लैथरेट। तो इन्हीं सब के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में बात करनी है और यहीं से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो देखो ये हमारा सबसे सिंपल वाला, जैसे कि जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक हमारा मेटल होता है, ठीक है, जो कि हमारा सेंट्रल एटम होता है, और यहाँ पे एक हमारा लिगेंड होता है। तो देखो यहाँ पे एक भी लिगेंड हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मेटल हमारा सेंट्रल एटम हो गया, जो कि क्या है, एक्सेप्टर है ना, यानी कि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अब इसको यहाँ पे लोन पेयर हो सकता है कोई एक ही लिगेंड डोनेट कर रहा हो, या फिर हो सकता है एक से ज़्यादा भी लिगेंड हमारे यहाँ पे इसको यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, यानी ये हमारा सेंट्रल एटम हो जाता है। दे बेसिकली इंक्लूड्स कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड होता है, ठीक है, वो हमारा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। और कॉम्प्लेक्सेशन इज बेस्ड ऑन डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म। देखो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हम लोगों ने अभी तक कॉम्प्लेक्सेशन के डेफिनेशन में देखी, यानी कि यहाँ पे ये हमारा सिंपल सा डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। अब इसके अंदर भी हमारे कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले आ गया इनऑर्गेनिक टाइप्स। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक हमारा मेटल हो गया, ठीक है, और एक हमारा लिगेंड हो गया। तो मेटल तो हमारे जनरली नॉन मेटल से मतलब मेटल तो हमारा जनरली इनऑर्गेनिक नेचर के ही होते हैं, लेकिन ये जो हमारा लिगेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिगेंड भी इनऑर्गेनिक हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक टाइप का सिंपल सा मतलब यही है कि इसमें जो हमारा लिगेंड है ये भी हमारा इनऑर्गेनिक नेचर का होगा, और यहाँ पे मेटल आयन फॉर्म्स इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, ठीक है। और एग्जाम्पल हमारा इसका हो गया हमारा CuNH36, ठीक है, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। बाकी हम लोग बात करें अपने चिलेट्स के बारे में, तो देखो चिलेट्स में क्या होता है कि चिलेट्स आर द कॉम्प्लेक्सेज इन विच लिगेंड प्रोवाइड्स 2 और मोर डोनर एटम। देखो यहाँ पे क्या बोलना जा रहा है कि जैसे मान लो ये हमारा मेटल है, अब इसको हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो मान लो ये हमारा कोई एक लिगेंड है, तो देखो हो सकता है कि इसके पास एक सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जिसको ये डोनेट करे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो मान लो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसको ज़रूरत भी है इस मेटल को, तो यहाँ पे इन दोनों को तो ये डोनेट कर सकता है। यानी जो हमारे चिलेट्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें स्पेशल बात ये होती है कि जो हमारा लिगेंड है इसके पास मतलब एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको ये डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड्स आर जनरली बाइडेंटेट और मल्टीडेंटेट। तो यहाँ पे हमारे लिगेंड्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो इसको अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बाइडेंटेट या मल्टीडेंटेट, इसका मतलब यही होता है कि हमारे लिगेंड के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनको ये डोनेट कर सकता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा EDTA और इथाइलिन डायमीन। तो कॉम्प्लेक्सेज आर मोस्टली साइक्लिक स्ट्रक्चर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल सिंपल सा देखो, ये हमारा मेटल आयन हो गया, ये हमारा इथाइलिन डायमीन हो गया। तो यहाँ पे देखो इथाइलिन डायमीन में देखो 2 लोन, मतलब ये हमारा एक ही लिगेंड है, समझ लो, और इसके पास क्या है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इन दोनों को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो दोनों को डोनेट करने के बाद इसने क्या किया, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, यानी यहाँ पे इस मेटल को इसने क्या कर लिया, एक मतलब एक साइकिल बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मोस्टली हमें चिलेट्स में देखने को मिल जाता है। मतलब सिंपल है, इसमें मेटल एक ही होता है, बट जो हमारा लिगेंड है उसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम हो सकते हैं। और ओलिफिन टाइप्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयंस विद ओलिफिन्स। देखो ओलिफिन्स का मतलब होता है एल्कीन्स, एल्कीन्स का मतलब होता है यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हमें डबल बॉन्ड देखने को मिले। तो यानी यहाँ पे जो हमारा लिगेंड होता है, तो लिगेंड में हमें क्या होता है कि हमें जो है डबल बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं। और बाकी यहाँ पे मेटल आयंस तो होगा ही, जैसे हमारा आयरन मरकरी हो गया, ठीक है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेज। दे आर मेनली यूज्ड, और इसका हम लोग यहाँ पे मेनली कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट आपको पता है रिएक्शन को तेज या स्लो करने में यूज होते हैं, ठीक है, फास्ट या स्लो करने में। और एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेज की बात करें तो
देखो यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल है कि इंटरेक्शन ऑफ मेटल आयंस विथ एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स सच एज बेंजीन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा लिगेंड होगा वो हमारा जो है कोई एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या होता है, जैसे हमारा बेंजीन हो गया, ठीक है। तो अगर बेंजीन जैसा कोई कंपाउंड है उसके साथ हमारा जो है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है तो हमारा एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहाँ पे भी हमारे जो है 3 टाइप्स होते हैं, जैसे हमारा सिग्मा, तो अगर हमारा सिग्मा बॉन्ड के साथ बन रहा है तो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया, पाई बॉन्ड के साथ बन रहा है तो हमारा पाई कॉम्प्लेक्स हो गया, और सैंडविच यानी कि हमारा जो है कुछ मान लो बीच में हमारा मेटल है और दोनों तरफ से हमारे जो है क्या है, दो हमारे कह सकते हो लिगेंड अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारा कुछ सैंडविच कंपाउंड हो गया। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों से इसीलिए बोला था कि अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बेसिकली एक रफ वर्क ही था, इसको अभी फेयर करना बाकी था, बट फ़िलहाल थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम नहीं कर पा रहे। तो फेयर में हम लोग काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते, बट फ़िलहाल के लिए इसी से काम चला लेते हैं। और सेकेंड टाइप की बात करें तो हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये भी हमारा जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स का एक टाइप है। तो इसमें क्या होता है, दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय नॉन कोवैलेंट, यानी कि यहाँ पे हमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, बिटवीन 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे देखो चूंकि इसका नाम क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर, तो सिंपल है, ऑर्गेनिक है तो 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, सिंपल। और यहाँ पे ये बॉन्ड जनरली क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, या फिर और भी जो हमारे वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे दे आर ऑल्सो नोन एज एडिशन कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग एडिशन कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक हिसाब से आप कह सकते हो कि ऐड हो जाते हैं, मतलब सिंपल वही चीज़ है ना कि कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ऐड हो जाएगा। दे आर ऑल्सो नोन एज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। और देखो यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो कि जहाँ पे ये हमारा क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है, तो जैसे ये हमारा हो गया ट्राई नाइट्रोबेंजीन और ये हो गया हमारा बेंजीन। तो इनके बीच में देखो क्या है कि हमारा जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, और बेंजीन है, इसमें हमारा चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मतलब ये देखो ये काफ़ी एक वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ है कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पार्शियली हो रहा है, पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग यहाँ पे इसका फेयर वर्क करेंगे, बाकी अभी आप लोग बस ऐसे समझ लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और क्यून हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो दीज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म बाई अल्कोहल। अच्छा देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक के अंदर अब हम लोग सब टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है। तो सब टाइप्स में पहला आ गया क्यून हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखो क्यून हाइड्रोन में हमारा क्या होता है, एक हमारा हाइड्रोक्यूनोन और एक हमारा बेंजोक्यूनोन। जब इन दोनों को हम लोग यहाँ पे मतलब इक्विमोलर कंसेंट्रेशन में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है क्यून हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्यून हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब ये दोनों आपस में थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ करते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें हैं। बाकी पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पिक्रिक एसिड हमारा जैसे देखो बिल्कुल आप लोग नाम से ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हमारा एक पिक्रिक एसिड होता है, और जब हमारा ये वीक बेस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो वही हमारा हो जाता है पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल है। और बाकी कैफीन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हमारा कैफीन, तो जब हमारा कैफीन हमारा कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एसिडिक ड्रग्स के साथ तो इसको हम लोग बोलते हैं कैफीन कॉम्प्लेक्स। तो कुछ हमारे ड्रग्स हैं जैसे बेंजोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन, तो ये हमारी यहाँ पे कैफीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हुए देखने को मिलती हैं। और बाकी हम लोग यहाँ पे पोलाइमर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो जो हमारे बहुत सारे पोलाइमर मटेरियल्स होते हैं, देखो पोलाइमर्स क्या होते हैं, जो कि बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके बने होते हैं। जैसे आप लोग को याद हो तो हमारा जैसे प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक पोलाइमर होता है, ठीक है, किसका, हमारा अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड क्या होता है, उसके मोनोमर्स होते हैं। तो वही चीज़ है कि ऐसे अगर हमारा कोई पॉलीमरिक मटेरियल्स होता है जैसे हमारा पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स हो गया, कार्बोवैक्सेज हो गए, तो ये सब हमारे जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं बहुत सारे ड्रग्स के साथ तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलाइमर कॉम्प्लेक्स। और दीज कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन, और यहाँ पे इनका जो है यूज होता है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाने, सस्टेन रिलीज, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। बाकी अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की, तो ये हमारा आ जाता है इंक्लूजन ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, थोड़ा सा ये स्पेशल टाइप का होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज इंट्रैपमेंट कॉम्प्लेक्स। मतलब इंट्रैप मतलब क्या होता है, मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा मतलब कवर कर लेना, मतलब इंट्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर कर लेना। जैसे अभी आप लोग देखोगे तो इसके अंदर हमारे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है होस्ट, एक होता है गेस्ट। जैसे ऐसे समझो कि मान लो ये हमारा कोई ऐसा है, ठीक है, मान लो ये हमारा जो है कोई होस्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मान लो ये हमारा जो है कोई गेस्ट है, ठीक है, ये हमारा गेस्ट है।
तो आप लोग देख रहे हो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इसमें इंट्रैप हो सकता है, मतलब इसमें कवर हो सकता है। तो मतलब अगर मान लो कुछ हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है देखने को मिला कि जो हमारा ये वाला मॉलिक्यूल्स था ये इसके अंदर आके फंस गया, इंट्रैप हो गया, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, गेस्ट, मतलब ये आके फंसा, ठीक है, और ये होस्ट है, मतलब ये अपने अंदर कह रहे हो कवर कर रहा है। तो ये दोनों हो गए होस्ट और गेस्ट, मतलब यहाँ पे एक होस्ट होता है और एक होता है गेस्ट। होस्ट कौन होता है, जिसके अंदर हमारा इंट्रैप होता है, और गेस्ट कौन होता है, जो कि इंट्रैप होता है। जो मॉलिक्यूल इंट्रैप होता है उसको गेस्ट बोलते हैं, और जो इंट्रैप करता है वो उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। ठीक है, सिंपल है। और इसके अंदर भी हमारे कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे पहला हो गया चैनल टाइप। तो इसमें क्या होता है, इन दिस होस्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड चैनल्स, मतलब होस्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे चैनल फॉर्म कर लेते हैं। देखो इसको ऐसे समझो कि ये देखो ये हमारा एक होस्ट मॉलिक्यूल है। अच्छा देखो ये थोड़ा सा, आई नो कि आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसा एक मॉलिक्यूल है। देखो ये एक्चुअल में क्या है ना, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये एक समझाने का तरीका है। मतलब ये ऐसे समझो ना कि ये मॉलिक्यूल नहीं है, बट ये एक समझाने का तरीका है, समझ रहे हो ना। ऐसा कुछ मॉलिक्यूल थोड़ी होता है कि ऐसे हो जाता है, मतलब कुछ इस टाइप का। तो मतलब जब हमारा स्ट्रक्चर बनता है ना मॉलिक्यूल से, मतलब जो भी हमारी, तो वो कुछ इस टाइप का देखने को हमें मिल सकता है। तो ऐसा एक अप्रोच है, समझ रहे हो, समझाने की। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक होस्ट हो गया, ठीक है, और ये देखो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे यहाँ पे गेस्ट मॉलिक्यूल्स हो गए जो कि इसके अंदर आके फंस गए, समझ रहे हो। तो ये देखो ये मतलब ऐसे लंबे लंबे ऐसे, मतलब ऐसे इसके अंदर इनक्लोज्ड हो गए। तो गेस्ट मॉलिक्यूल्स गेट्स इंट्रैप्ड इन दीज चैनल्स, मतलब इन चैनल्स में क्या होता है, हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल्स इंट्रैप होता है, हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। और लेयर टाइप की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है, इन दीज होस्ट एंड गेस्ट आर अरेंज्ड इन अ लेयर टाइप। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारा होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक लेयर टाइप का फॉर्म कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो ये भी एक समझाने का तरीका है। ये मॉलिक्यूल मतलब ऐसा होता थोड़ी है, मतलब यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है कि वो लेयर जैसा दिखने लगता है। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारा लेयर हो गए और उसके बीच में इसमें हमारे मॉलिक्यूल्स फंस गए, तो दे फॉर्म अल्टरनेट लेयर ऑफ गेस्ट एंड होस्ट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक हमारा गेस्ट हो गया, एक होस्ट हो गया, एक गेस्ट हो गया, एक होस्ट हो गया, तो ऐसी एक अल्टरनेट लेयर। मतलब एग्जाम में आप बिल्कुल इसको बना के आ सकते हो, क्योंकि कुछ बुक्स में इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया गया है, तो एग्जाम में सही है। बट यहाँ पे एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग समझ रहे हो कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और चिलेट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इन देखो चिलेट्स, सॉरी क्लैथरेट्स, ओके। तो क्लैथरेट्स में क्या होता है, इन क्लैथरेट्स होस्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड केज लाइक स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा होस्ट, ठीक है, मतलब इसने क्या किया, केज मतलब एक जाल टाइप का बना लिया, ठीक है, जिसमें हमारा क्या हुआ, जो हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा गेस्ट हो गया जो कि इसके अंदर इंट्रैप हो गया, तो ये हो गया हमारा क्लैथरेट्स। और मोनोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मोनोमोलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स इन्वॉल्व्स इंट्रैपमेंट ऑफ सिंगल गेस्ट इन मॉलिक्यूल्स इन द कैविटी ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखो जो हमारा होस्ट होता है वो हमारे कैविटी टाइप का फॉर्म कर लेता है। कैविटी मतलब एक एम्प्टी हॉलो स्पेस होता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक बकेट टाइप का स्पेस आप लोगों को दिख रहा है, जिसके अंदर हमारे क्या है, मॉलिक्यूल आके फंस गया है। तो ये हो गया मोनोमोलिक्यूलर। और फिर हो गया मैक्रोमोलिक्यूलर। तो मैक्रो में क्या होता है, जैसे देखो इसमें भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि हमारा मॉलिक्यूल्स थोड़ा बढ़ जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक की बजाय मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मल्टीपल गेस्ट मॉलिक्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग थोड़ा सा लिगेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिगेंड्स हमारे क्या होता है, लिगेंड्स आर आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी शेयर्ड विथ मेटल आयंस। देखो वही चीज़ है कि जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स मेनली किसके बीच में फॉर्म होता है, मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में। तो लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं, जिनके पास हमारे एक से ज़्यादा, एक या फिर एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसको ये डोनेट कर सकता है हमारे मेटल आयन को, तो उसी को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। इट कैन भी, यहाँ पे देखो ये एक एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, एक न्यूट्रल एटम भी हो सकता है। और टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे लिगेंड्स हमारे जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया मोनोडेंटेट, दूसरा हो गया बाइडेंटेट, थर्ड हो गया मल्टीडेंटेट। तो मोनोडेंटेट जैसा इसका नाम है, दीज लिगेंड्स ओनली हैव सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी देखो यहाँ पे मान लो कोई लिगेंड है और इसके पास सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा हो गया मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया NH3। तो NH3 में देखो, NH3 में हमारा सिंपल सिर्फ हमारा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और इसी तरीके से H2O में सिर्फ ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बाइडेंटेट लिगेंड्स की बात करें तो इसमें देखो, जैसा समझ रहे हो आप लोग, दे कंटेन 2 डोनर एटम। यानी यहाँ पे क्या है, लिगेंड देखो लिगेंड एक ही है, बट यहाँ पे लिगेंड के अंदर कोई 2 एटम्स होंगे जिनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब यहाँ पे टोटल हमारा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं डोनेट करने के लिए, ठीक है।
और थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे मल्टी डेंटेट लिगेंड। तो जैसा कि आप लोग समझ रहे हो, अगर दो से भी ज़्यादा हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है लिगेंड, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डेंटेट। जैसे इसका एग्जांपल हो गया ईडीटीए। देखो ईडीटीए का फुल फॉर्म भी आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखना, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इसके अंदर हमारे 6 डोनर एटम, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं कुछ भी। और बाकी हम लोग कुछ एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन फ्रॉम, तो मतलब कॉम्प्लेक्सेशन हमारी किस किस चीज़ में हेल्प कर सकता है। जैसे कि एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट, मतलब लिक्विड से सॉलिड, मतलब सॉलिड टू लिक्विड वगैरह वगैरह में, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ वोलाटाइलिटी। तो वोलाटाइल मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में मतलब गायब हो जाते हैं। जैसे कि हमारा पेट्रोल, आप लोगों को पता होगा क्या होगा कि अगर उसको हम लोग खुले में रखें तो वो इवेपोरेट हो जाता है। तो मतलब वही चीज़ है कि अगर कोई वोलाटाइल नेचर का कंपाउंड है तो उसके अंदर रिडक्शन हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा कम वोलाटाइल हो जाता है, तो इसमें हेल्प करता है। बाकी सॉलिड ड्रग्स की स्टेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, और इंक्रीजिंग केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो सिंपल है, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी बढ़ा देता है, डिसोल्यूशन भी बढ़ा सकता है। बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई दवा है 100 mg की है, तो अगर हम लोगों ने उसको अपनी बॉडी में ली, तो बॉडी में लेने के बाद वो कितना हमारी बॉडी में कितना असर दिखा रही है, वो होती है बायो अवेलेबिलिटी। जैसे कोई हम लोग 100 mg की जब टैबलेट लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा 100 mg दिखाए, बल्कि ज़रूरी अगर नहीं दिखाती है, मतलब बॉडी को हमारी सिर्फ जो है 50 या कह सकते हो 60 mg तक ही हमारी बॉडी इफेक्ट शो करती है। तो वो चीज़ होती है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी। जैसे इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारा ब्लड में दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज कर देता है, और टॉक्सिसिटी हमें रिड्यूस कर देता है, और मेटल पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स, मतलब हम लोग कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जो कि हमारे पॉइजन के साथ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। और मास्किंग अनप्लीजेंट ऑर्डर टेस्ट। तो अगर हमारी कोई दवा मान लो जो कि जिसका जो है टेस्ट या फिर जो ऑर्डर है वो अच्छा नहीं है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके उसका जो है मतलब कवर कर देते हैं, ठीक है। तो उसका जो भी ये सारी चीज़ें सही हो जाती है। तो ये था हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोग के सिलेबस में दे रखा है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में। देखो इसमें हम लोग मेनली क्या बात करेंगे कि मान लो कोई एक हमारा, मान लो ए हमारा मेटल हो गया, ठीक है। ये हमारा कोई मेटल है, ये हमारा कोई लिगेंड है। अब हम लोगों ने इन दोनों को क्या किया, इंटरेक्ट कराया, और यहाँ पे मान लो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ठीक है, इनके बीच में मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में फॉर्म हुआ भी है या नहीं हुआ है। मतलब मान लो हम लोगों ने किन्हीं 2 कंपाउंड को मिक्स किया, तो एक्चुअल में वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर पाए या नहीं कर पाए, उस चीज़ की एनालिसिस हम लोग इसमें करते हैं। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें से कुछ हमारे जो फेमस मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारा मेथड्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन हो गया, पीएच टाइट्रेशन मेथड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, सॉल्युबिलिटी मेथड हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो देखो इसमें क्या होता है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कोई हमारा मेटल है, कोई हमारा लिगेंड है, तो इन दोनों की जो इनिशियल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जब तक ये दोनों ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं किया है तब तक कुछ डिफरेंट होंगी। यानी कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म होने से पहले इनकी जो हमारी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कुछ चेंज रही होंगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स मान लो अगर बन चुका है, ठीक, कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो गया है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद इनकी जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी कुछ चेंज हो जाएंगी। तो अगर चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो हमारा मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। इसमें हम लोग वही चीज चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस व्हेन 2 कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड एंड नो इंटरेक्शन अकर्स
देन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज एडिटिव एंड ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लो अगर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म नहीं हुआ है तो हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन का होगा। मतलब यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन अगर हमारा ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब है कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा मैक्सिमम पे जाएंगी, मतलब जो कि हमारा थोड़ा सा अपर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ग्राफ थोड़ा सा अपर कर्व शो करेगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हो। और बाकी हम लोग बात करें यहाँ पे अपने सेकंड टाइप की, तो ये आ जाता है हमारे यहाँ पे पीएच टाइट्रेशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन कॉम्प्लेक्सेशन इज अचीव्ड बाय चेंज इन पीएच। देखो यहाँ पे भी एक सही वही चीज़ है कि जैसे मान लो हमारा कोई मेटल है, कोई लिगेंड है, तो जब तक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है तब तक यहाँ पे इनका इनिशियल पीएच कुछ चेंज होगा, है ना। इनका पीएच हो सकता है कुछ कम हो या कुछ ज़्यादा हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद क्या होता है, इनका पीएच कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो अगर पीएच में चेंज आ जाता है तो हम लोग पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है। अब इसमें अगर आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देखो तो हमारा हो जाता है चिलेशन ऑफ कुप्रिक आयन बाय ग्लाइसिन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग कुप्रिक आयन को सोल्यूशन में ग्लाइसिन को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। अब अगर यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, एज द टू पोर्शन आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ द इक्वेशन द एडिशन ऑफ ग्लाइसिन। मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्लाइसिन का एडिशन करते हैं किसमें, सोल्यूशन कंटेनिंग कुप्रिक आयन, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारा कुप्रिक आयन है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हम अगर हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो हमारा क्या होता है, हमारा जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमारा 2H+ रिलीज हो रहा है, और 2H+ यानी H+ क्या होता है, हमारा एसिडिटी को डिनोट करता है, और एसिडिटी मतलब क्या होता है, हमारा पीएच लो जाएगा। तो अगर हमारा पीएच मान लो लो हो जाता है, मतलब सोल्यूशन फॉर्म होने के बाद, ठीक है, एडिशन के बाद, तो यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है। वही चीज़ है, टाइट्रेशन कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस टू अ सोल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन टू अनदर सोल्यूशन कंटेनिंग ग्लाइसिन एंड कुप्रिक आयन। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें हमारा सिर्फ ग्लाइसिन है, और एक सोल्यूशन है जिसमें हमारा जहाँ पे ग्लाइसिन और कुप्रिक आयन है। तो आप लोग को पता है जब ये दोनों मिक्स होंगे तो हमारा H+ रिलीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी एसिडिटी बढ़ जाएगी, यानी इस सोल्यूशन की अगर हमारी एसिडिटी बढ़ गई, मतलब एसिडिटी बढ़ी यानी पीएच कम हो गया, तो इसका मतलब कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो फॉर्म हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, यानी ग्लाइसिन मेटल कॉम्प्लेक्स का ग्राफ हमारा नीचे होगा। क्यों? क्योंकि इसका पीएच हमारा लो जाएगा, क्योंकि हमारा सोल्यूशन मोर एसिडिक होगा। वहीं पे ग्लाइसिन का एलॉन सोल्यूशन हमारा मोर बेसिक होगा, इसलिए इसका पीएच हमारा, इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, द डिक्रीज इन पीएच सोच दैट कॉम्प्लेक्सेशन अगर, तो वही चीज़ है कि अगर हमारा ग्राफ हमारा कुछ इस तरह प्लॉट हो रहा है तो हमारा टाइट्रेशन मतलब शो करता है कि हमारा कॉम्प्लेक्सेशन हो गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन होने के बाद हमारा पीएच डिक्रीज हो गया, वही चीज़ है। और फिर हमारा एक मेथड आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि देखो एक होता है हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट, जिसको हम लोगों ने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट नंबर 1 के लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो यहाँ पे देखो वो भी तो एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि द मेथड इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। तो मान लो कोई हमारा दो कंपाउंड है जिनको हम लोग मिक्स करके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो अगर हमारा जो है मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने से पहले उसकी जो पार्टीशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट रही होगी, और फॉर्म होने के बाद कुछ डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर हमारा कुछ डिफरेंट आ जा रहा है तो वही चीज़ है कि देखो यहाँ पे क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ आयोडीन इज 625, ठीक है, और द के वैल्यू ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कॉम्प्लेक्स इज 954। यानी देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा पोटेशियम आयोडाइड का कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुछ मतलब चेंज हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, तो वो चीज़ हमारा शो करेगा कि हमारा कॉम्प्लेक्सेशन यहाँ पे फॉर्म हो गया है। द चेंज इन वैल्यू ऑफ के प्रूव्स दैट कॉम्प्लेक्सेशन अगर, ठीक है, वही चीज़ है। और सॉल्युबिलिटी मेथड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दी बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब देखो वही चीज़ है कि मान लो कोई लिगेंड है, कोई मेटल है, तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने से पहले इन दोनों की सॉल्युबिलिटी कुछ कम हो या ज़्यादा हो, और हो सकता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद कुछ चेंज हो रहा है। यानी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मान लो कोई मेटल है, कोई लिगेंड है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने से पहले बहुत ही लेस है, ठीक है, या फिर कह सकते हो बहुत ही मोर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद जैसे अगर लेस है मान लो तो मोर हो गई, ठीक है, और मान लो मोर थी तो अगर लेस हो गई, तो ये चीज़ हुई तो बताता है कि हमारा कुछ चेंज हुआ है, यानी कुछ कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हो गया है। तो दिस कैन बी ऑब्जर्व बाय कंपेयरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड बिफोर एंड आफ्टर द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। यानी जब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को ऐड किया तो उसके पहले क्या सॉल्युबिलिटी है, उसके बाद क्या सॉल्युबिलिटी है, उन दोनों को कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हुआ।
द प्रेसिपिटेशन और चेंज इन टर्बिडिटी में इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी मान लो अगर हमारा कुछ प्रेसिपिटेट टाइप का बन जा रहा है, भाई प्रेसिपिटेट कब बनेगा, जब हमारी कोई रिएक्शन होगी, जब हमारा कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारा शो करता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म हो गया है। तो ये हमारा कुछ मेथड ऑफ एनालिसिस थे। एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा हो जाता है प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग में देखो क्या होता है कि हमारा प्रोटीन और ड्रग के बीच में कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स का ही तो पार्ट है। इसमें होता क्या है, द फिनोमिना इज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स विथ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। यानी जब हमारा ड्रग और प्रोटीन के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमारा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग हो जाता है। अच्छा ये प्रोटीन क्या होता है, मतलब प्रोटीन कौन सी प्रोटीन, तो ये जो प्रोटीन है तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी कह सकते हो ब्लड प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, तो उस प्रोटीन्स की बात हो रही है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कोई भी ड्रग होती है, कोई भी दवा जब हम लोग खाते हैं, ठीक है, अब देखो इन सब के बारे में बहुत डिटेल में आप लोग को अब पढ़ना ही है अपने आने वाले सेमेस्टर्स में, ठीक है। अब आप लोग का 4th सेमेस्टर जब स्टार्ट हो जाएगा तब यही सब पढ़ना है आप लोग को बहुत डिटेल में। बट इन शॉर्ट आप लोग समझो कि कोई दवा जब आप लोग खाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, वो बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दवा थोड़ी सी ब्रेक होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि देखो ऐसे समझो कि इन शॉर्ट ऐसे दवा आप लोगों ने खाई तो दवा हमारी बॉडी में जाके क्या होता है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद देखो दवा हमारी जो है, जैसे मान लो हम लोगों ने दवा, मान लो ऐसे समझो कि हम लोगों ने सर दर्द के लिए खाई है, ठीक है। तो हमारी जो दवा है वो हमारे सर दर्द को कैसे ठीक करेगी, जब हमारी जहाँ पे हमें पेन हो रहा है या फिर जहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, जब हमारी दवा वहाँ तक रीच करेगी तभी तो हमारा प्रॉब्लम ठीक होगी। अब दवा आप लोगों ने पेट में खाई है और असर वो सर में दिखाएगी, तो कैसे दिखाती है, तो ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइक इसमें क्या होता है कि हमारी जो दवा है वो हमारी प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ हमारी जो ड्रग है वो बाइंड हो जाती है। और बाइंड होने के बाद क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये इस बाइंडेड ड्रग को हमारे उन रिसेप्टर्स तक लेके जाते हैं, मतलब जहाँ पे इसको जो है मतलब इफेक्ट शो करना है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो ड्रग होती है ये इसका मतलब हर ड्रग का कुछ स्पेशल टाइप का, मतलब कह सकते हो मतलब उनका एक ऐसा होता है सिस्टम कि वो जो है स्पेशल टाइप के रिसेप्टर के साथ ही बाइंड होंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने सरदर्द की दवा ली है तो वो हमारे सरदर्द के वाली रिसेप्टर के साथ ही जाके बाइंड होगी, और इस तरीके से क्या होगा, हमारी जो दवा है वो अपना इफेक्ट शो करेगी रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद। लेकिन रिसेप्टर तक पहुंचेगी कैसे, तो पहुंचती है वो हमारी प्रोटीन के साथ बाइंड होके, यानी जो हमारी ड्रग है वो हमारी सबसे पहले हमारी प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, और ये बाइंडेड फॉर्म में क्या होता है, ये दोनों बाइंड होके हमारे रिसेप्टर्स तक पहुंचते हैं, जहां जाके वो हमारा जो दवा है वो अपना इफेक्ट शो करती है। तो ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग यही होती है, समझ रहे हो ना, कि प्रोटीन के साथ बाइंड होके हमारी दवा शो करती है इफेक्ट, ठीक है। लेकिन इफेक्ट तब शो करेगी जब यहाँ पे फिर से बाइंडिंग जो है छूटेगी। मतलब देखो पहले तो हमारी जो दवा है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये फिर बाइंडिंग ब्रेक हो जाती है और जो दवा है वो हमारी फाइनली जो कि रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है। यानी फाइनल काम है इसका रिसेप्टर के साथ बाइंड होना, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इसको प्रोटीन के साथ बाइंड होना पड़ता है। तो वही चीज इंपॉर्टेंट है। A protein bound drug is neither metabolized nor excreted, hence it is pharmacologically inactive। देखो क्या होता है, जब तक हमारी जो ड्रग है वो प्रोटीन के साथ बाइंड रहती है तब तक हमारी दवा कोई असर शो नहीं करती है, लेकिन जब हमारी यहाँ पे क्या होता है, बाइंड होने के बाद जब दोबारा से हमारे ब्रेक होकर रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तब हमारा इफेक्ट शो होता है, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसा क्या होता है कि जैसे मान लो कोई हमारा प्रोटीन है, इसमें देखो बहुत ही स्पेशल चीज़ें होती है। जैसे मान लो कोई प्रोटीन है और मान लो उसका शेप हमारा जो है कुछ इस टाइप का है, ठीक है। मान लो ये हमारे उसके बीच में कुछ एम्प्टी मतलब स्पेस है, तो हमारे जो ड्रग है ना उसका शेप भी हमारा कुछ इस टाइप का ही होगा। मतलब ये क्या होगा कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब फिर हमारा जो है कुछ इस टाइप से हमारे जो देखो ये हमारी जो ड्रग है ये हमारे इस प्रोटीन के पास जाके बाइंड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे कि मान लो जो हमारा प्रोटीन है अगर मान लो वो हमारा कुछ इस शेप का है तो हमारी ड्रग भी हमारी इसी शेप की होनी चाहिए, मतलब जो कि इसमें फिट हो जाए। मतलब अगर ड्रग हमारी मान लो कुछ डिफरेंट शेप की है तो वो हमारी इस प्रोटीन के अंदर बाइंड तो होगी नहीं। मतलब ड्रग और प्रोटीन जब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री शेप के होंगे तभी हमारा प्रोटीन बाइंडिंग होगा, वरना हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी कुछ बातें होती हैं, जैसे कि हमारा ड्रग प्रोटीन आप लोग देख रहे हो, इस तरीके से हमारा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग हो जाता है। और बाकी हम लोग टाइप्स की बात करें तो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग हमारे 2 टाइप के होते हैं। अच्छा यहाँ पे देखना एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो फिगर है तो आप लोग थोड़ा इस तरह ना बना के बल्कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाना, कि ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी। हालांकि ये भी सही है एक हिसाब से, बट थोड़ा आप लोग मतलब जैसा बुक्स प्रेफर करते हैं आप लोग उसी तरीके से बनाना। आप लोग इसमें कुछ ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कि मान लो इसको आप लोगों ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे। ये हमारी प्रोटीन आप लोगों ने बना दी, और ड्रग आप लोग जो है कुछ इस तरीके से बना देना,
ठीक है। ऐसे मान लो हमारी 3 ड्रग हो गई और फिर हमारा फाइनली क्या हुआ, ये हमारी जो ड्रग है वो इसमें बाइंड हो गई, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। तो ऐसे आप लोग बना देना, ठीक है, कि ये हमारा प्रोटीन प्लस ड्रग बाइंडिंग। बाकी हम लोग इसके टाइप्स की बात करें तो हमारी 2 टाइप की होती है। पहला होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। देखो रिवर्सिबल का क्या है, इट इन्वॉल्व्स वीक बॉन्ड सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। देखो मान लो जो हमारी ड्रग और प्रोटीन है, अगर ये हमारी रिवर्सिबल है, यानी कि बाइंड होने के बाद दोबारा से अनबाइंड हो सकती है, यानी दोबारा से यहाँ पे बाइंडिंग ब्रेक भी हो सकती है। जैसे कि मान लो इस तरीके से बाइंड हुए और उसके बाद दोबारा भी चाहा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अलग हो गई, ठीक है, फिर से हमारी प्रोटीन अलग हो गई और जो हमारी ड्रग्स थी वो अलग हो गई। तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग। और देखो यही प्रोटीन बाइंडिंग हमारे काम की होती है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हमारी बाइंडिंग जो है दोबारा से अनबाइंड नहीं होगी तो हमारी ड्रग रिसेप्टर से कैसे बाइंड होगी, तो एट लास्ट में ड्रग को बाइंड होना है रिसेप्टर से। तो हमारी जो रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग है वही हमारे लिए हेल्पफुल होती है। बाकी दूसरा होता है इरिवर्सिबल, ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। इरिवर्सिबल बॉन्डिंग में क्या होता है, हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ कोवैलेंट बाइंडिंग ऑफन अ रीजन फॉर द कार्सिनोजेनिक और टिश्यू टॉक्सिसिटी। और देखो अगर हमारी रिवर्सिबल बाइंडिंग होगी तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा कार्सिनोजेनिक, यानी कि कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है थोड़ा कैंसर रिलेटेड, तो हमें जो है कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम भी फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमारा ड्रग अगर प्रोटीन से बाइंड मतलब अनबाइंड नहीं होगी तो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें जो है ड्रग टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये अच्छा नहीं होता है हमारे लिए ओवरऑल। और बाकी हम लोग बात करें तो प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन बाइंडिंग, यानी कि कौन कौन से मेजर प्रोटीन है जो कि प्रोटीन बाइंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा मेनली हमारे 4 टाइप के प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग में। पहला हो गया एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिर अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, फिर हमारा लाइपोप्रोटीन। तो एल्बुमिन की बात करें तो एल्बुमिन देखो क्या होता है, इट इज द मेजर प्रोटीन, मतलब सबसे ज्यादा हमारी ड्रग्स जो है एल्बुमिन प्रोटीन से बाइंड होती हैं। अब ये हमारा लिवर में बनता है और इसके अंदर हमारे यहाँ पे इट इज द मेजर कंपोनेंट, और हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का ये सबसे मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में। और इट हैज 4 बाइंडिंग साइट। अच्छा देखो यहाँ पे मान लो एल्बुमिन प्रोटीन हमारा जो है मान लो कुछ इस टाइप का है, तो इसके अंदर हमारी 4 बाइंडिंग साइट होती हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग देखो यहाँ पे इसके पास देखो 4 तरह की बाइंडिंग साइट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और यहाँ पे देखो चारों हमारी कुछ स्पेशल ड्रग्स के लिए होते हैं। जैसे पहली साइट हमारी वारफरिन ड्रग के लिए होती है, मतलब ये सारे हमारे ड्रग्स के नेम है, वारफरिन, डाइजीपाम, डाइजॉक्सिन। आप लोग आगे फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे इनके बारे में। तो ये सब हमारी जैसे वारफरिन ड्रग है तो वो हमारी साइट 4-1 पे ही बाइंड होगी, ठीक है। और मान लो डाइजीपाम है तो ये हमारी साइट 2 पे ही बाइंड होगी, मतलब ऐसे ऐसे होती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन हमारा क्या होता है, ग्लोबुलिन आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स इन ब्लड दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लिवर फंक्शन एंड फाइटिंग इन्फेक्शन। तो वही चीज़ है। बाकी अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो जो हमारी बेसिक ड्रग्स होती हैं, बेसिक नेचर की, वो हमारी इससे बाइंड होती हैं। और लाइपोप्रोटीन की बात करें तो देखो लाइपो जैसे लिपिड, तो जो हमारी थोड़ा सा ऑयली नेचर की ड्रग्स होती हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, वो हमारी लाइपोप्रोटीन से बाइंड होती हैं। एंड बाकी हम लोग बात करें अपनी सिग्निफिकेंस की, तो मतलब प्रोटीन बाइंडिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, या फिर कह सकते हो प्रोटीन बाइंडिंग में मतलब क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग डिस्टर्ब्स द एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे आप लोग इतना कंफ्यूज मत हो कि डिस्टर्ब मतलब ऐसा होता है, डिस्टर्ब मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम का क्या होता है कि मान लो जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो नॉर्मली एब्जॉर्ब होकर नॉर्मली हमारी बॉडी में सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन अगर प्रोटीन बाइंडिंग हो जाती है, थोड़ा सा कह सकते हो ज़्यादा ही मतलब हो जाती है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम को। और बाकी यहाँ पे इसकी वजह से हमारा ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, मतलब थोड़ा स्लो हो जाता है फिर कह सकते हो। और इट डिक्रीजेज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, यानी कि देखो प्रोटीन बाइंडिंग यानी प्रोटीन के साथ जितना देर तक ड्रग बाइंड रहेगी उतना ज़्यादा उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और इनहेंस्ड हाफ लाइफ, यानी ड्रग की जो एक हाफ लाइफ होती है, इन सब के बारे में आगे पढ़ोगे वो सारी बढ़ जाती है। देखो इसको आप लोग ऐसे याद कर लो, ठीक है, बस एक मतलब सिग्निफिकेंस की तरीके से। बाकी इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे जब हम लोग इसका यहाँ पे फेयर वर्क लेके आएंगे मेन चैनल के ऊपर, ठीक है, कभी इन फ्यूचर में। प्रोटीन बाइंडिंग हेल्प्स इन सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग्स। देखो क्या होता है कि प्रोटीन के साथ जब ड्रग बाइंड रहती है तो ड्रग क्या होता है, धीरे धीरे रिलीज। सस्टेन का मतलब होता है स्लो रिलीज, यानी धीरे धीरे करके असर दिखाना। तो देखो जैसे इसके साथ जितनी देर तक बाइंड रहेगी उतनी देर तक अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगी, और जैसे जैसे धीरे धीरे रिलीज होगी अपना इफेक्ट धीरे धीरे शो करती रहेगी। तो यहाँ पे सस्टेन रिलीज हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेरियस डायग्नोसिस, बहुत सारे डायग्नोसिस में भी हमारा एक हेल्प कर देता है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो हमारा जाता है पहले मॉलिक्यूलर साइज।
तो देखो लार्ज मॉलिक्यूल्स मे हैव डिफरेंट बाइंडिंग इंटरेक्शन कंपेयर टू स्मॉलर वंस। यानी कि मान लो कोई हमारा, जैसे मान लो ये हमारे प्रोटीन बाइंडिंग की साइट है, और मान लो कोई हमारा लार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो इसमें बाइंड थोड़ी हो पाएगा। इसके लिए हमारा मतलब इसी के साइज का या फिर इससे छोटा चाहिए, तभी तो बाइंड होगा। तो वो चीज़ होती है। और शेप की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स बिटवीन लिगेंड एंड प्रोटीन बाइंडिंग साइट इन्फ्लुएंसिंग बाइंडिंग एफिनिटी। देखो कॉम्प्लीमेंट्री शेप वही चीज़ है कि मान लो जो हमारा प्रोटीन है तो उसका शेप हमारे कुछ इस तरीके का है, तो हमारी ड्रग है वो उसका शेप भी हमारा ऐसा होना चाहिए ताकि इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री शेप हो, ताकि बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो। अभी मान लो इसका शेप ऐसा है और ड्रग का शेप मान लो कुछ ऐसा हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए, तो हमारी इसमें बाइंड नहीं हो पाएगी। तो वो चीज़ भी इन्फ्लुएंस करती है। और कॉम्पिटिशन, प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस दैट कैन compete फॉर सेम बाइंडिंग साइट अफेक्ट द प्रोटीन बाइंडिंग। यानी देखो मान लो ये हमारी, मान लो कोई प्रोटीन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। अब मान लो ये हमारी ड्रग है, ये हमारी ड्रग है, लेकिन इसी के जैसा मान लो हमारी बॉडी में कुछ और भी मतलब कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि इसी शेप का है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे इसके लिए फाइट करेंगे ना। या फिर कह सकते हो कि हम लोगों ने बाहर से ही कुछ ऐसे सब्सटेंस ले लिए जो कि दोनों सेम शेप एंड साइज के हैं, तो हो सकता है कि ये जो हमारी ड्रग है इसकी बजाय ये जाके बाइंड हो जाए, तो ये दोनों फाइट करेंगे। तो मतलब उसमें क्या होगा, हमारी प्रोटीन बाइंडिंग इससे भी तो अफेक्ट होगी। तो वही चीज़ है। बाकी पीएच की बात करें तो पीएच चेंजेस कैन अल्टर द प्रोटीन चार्ज दैट अफेक्ट्स बाइंडिंग। मतलब थोड़ा सा प्रोटीन के ऊपर चार्ज अफेक्ट हो सकता है। कंसंट्रेशन की बात करें तो हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड्स में इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बॉन्डिंग। यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग थोड़ा सा कह सकते हो ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और टेम्परेचर भी हमारा थोड़ा सा प्रोटीन कन्फर्मेशन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाती है। तो ये था हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन का लेक्चर। आई नो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लेक्चर नहीं था, एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सफिशिएंट था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी इन फ्यूचर हम इसका डिटेल लेक्चर ज़रूर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।